हम अध्ययन कर रहे हैं एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिन्होंने प्रकृति चित्रण को अपने चित्रों का मुख्य विषय बनाया और प्रकृति दृश्य को या चित्र को उन्होंने एक विषय की मान्यता प्रदान की, जबकि पूर्व में या अधिकतर चित्रों की अगर हम प्राचीन काल से बात करें तो प्रकृति दृश्य केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही उपयोग में आता था। उसका स्वतंत्र व्यक्तिगत महत्व एक विषय की दृष्टि से नहीं रहा। और जॉन कॉन्स्टेबल और टर्नर ये दो ऐसे समकालीन चित्रकार हुए जिन्होंने कला के क्षेत्र में प्रकृति दृश्यों को अपने विषय के रूप में अपनाया, उसको एक मान्यता प्रदान की। और बाद में जब प्रभाववादी चित्रकार मोने और पिसारो इंग्लैंड आए और उन्होंने इनके चित्रों को देखा, दोनों ही चित्रकारों से वे काफ़ी प्रभावित हुए और प्रभाववादी चित्रों में प्रकाश और रंगों का और वातावरण का जो प्रभाव है उसको अंकित करने में इन दोनों चित्रकारों के चित्रों ने बहुत उनको प्रेरणा प्रदान की। उनकी रंगांकन पद्धति में परिवर्तन आया और रंगों का जो महत्व है उसको स्थापित करने में इन दोनों चित्रकारों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान रहा। अब जोसेफ मेलॉर्ड विलियम टर्नर, या जिनको हम शॉर्ट में टर्नर के रूप में भी जानते हैं, उनके जीवन के बारे में हमने आरंभिक जानकारी ली कि 23 अप्रैल 1775 को उनका जन्म हुआ और 19 दिसंबर 1851 को उनकी मृत्यु हुई। तो ये और उसके बाद आरंभिक जीवन बचपन से प्रतिभाशाली थे और इनको कला शिक्षा रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट में इन्होंने कला अध्ययन किया। फिर इन्होंने अपनी गैलरी भी खोल ली और पवन चक्की का नदी तट और चांदनी इनके दो प्रमुख प्रारंभिक चित्रों में से हैं। उसके अलावा इनका इसके अलावा 1799 में टर्नर को रॉयल एकेडमी का सहयोगी चुन लिया गया, या अकादमी के एक सदस्य के रूप में उन्हें चुन लिया गया। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, वेनिस आदि स्थानों का भ्रमण किया। और स्विट्ज़रलैंड, जो कि अगर हम प्राकृतिक दृश्य की बात करते हैं या प्रकृति के मेहरबान होने की बात करते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति पूर्ण रूप से मेहरबान है और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ की जो भूदृश्य है, वह बहुत ही दर्शनीय है, सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इन्होंने स्विट्ज़रलैंड का जब पर्वतीय आल्प्स प्रदेश और उनके अन्य स्थलों का उन्होंने वहाँ पे गए तो उनके जल रंग चित्र, दृश्य चित्र बनाए जो परिष्कृत रंग योजना व सरल संक्षिप्त रूप के कारण असाधारण प्रभाव के बन गए हैं। तो प्रकृति स्विट्ज़रलैंड के जब इन्होंने दृश्य चित्र बनाए तो उसमें जल रंगों का प्रयोग किया और जो बहुत ही प्रभावी हैं। अब उनका एक चित्र जो है पार्लियामेंट भवन का अग्निकांड, यह भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 1820 के लगभग टर्नर की कला में कुछ परिवर्तन भी आया और उनके जो पहले के चित्र में जो अंधेरे के बाद डार्क पोर्शंस अधिक होते थे, उसके स्थान पर चौड़े तुलिका द्वारा ठोस आकारों का अंकन किया जाता था जब पहले के चित्रों में। अब उनके जो 1820 के पश्चात के जो चित्र हैं उसके अंदर जो डार्क पोर्शन से अंधेरे के जो भाग हैं उसके स्थान पर वो थोड़े से कम अंधेरा दिखाया या कम डार्क पोर्शंस दिखाए और नीले, नारंगी, बैंगनी और अन्य सशक्त रंगों के द्वारा अपारदर्शी तुलिका धातु का या ब्रश स्ट्रोक्स का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से संपूर्ण दृश्य में एक संगतिपूर्ण कोमल प्रभाव उत्पन्न होने लगा। अगर हम
इनकी चित्रण तकनीक के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जल रंगों का बहुत प्रयोग किया अपने चित्रों में, और उसके साथ साथ जो एक एक्सपेरिमेंट या नवीनता की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने जब तेल रंगों में भी जल रंगीय प्रभाव उत्पन्न किया है। जल रंगीय प्रभाव अगर हम जल रंगों की बात करें तो उसमें जो कलर्स का फ्लो है, जो रंगों का अपने आप बहना है और उसका नियंत्रण करना, वो बहुत ही एक नवीनता प्रदान करता है, एक स्पॉन्टेनिटी भी होती है उसके अंदर, और एक पारदर्शी वातावरण पैदा होता है। तो ये जल रंगीय चित्रण के अलावा जब इन्होंने तेल रंगीय चित्रण किया तो इसके अंदर भी उन्होंने तेल का अधिक प्रयोग करते हुए, तारपीन तेल का अधिक प्रयोग करते हुए उनको जल रंगीय चित्रों के समान रंगों को छोड़ा कैनवास के ऊपर, चित्रों के ऊपर, और वह एक नवीनता लेके आया है इनके चित्रों में। और कुछ चित्रों में जैसा मैंने बताया कि अपारदर्शी तुलिका घातक, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसमें ओपेक है, मोटे कलर्स का प्रयोग भी इन्होंने किया, और इस तरह के संपूर्ण दृश्य में एक संगतिपूर्ण कोमल प्रभाव उत्पन्न होने लगा। और 1823 में जो बे की खाड़ी है और 1829 में पॉलीफेमस से उतरता यूलिसिस तक, ये भी एक चित्र जो है उसमें इस तरह के चित्रण तकनीक हमें देखने को मिलती है। अगर हम इनके प्रमुख चित्रों के नामों की बात करें तो इनका 1796 में फिशरमैन एट सी, ये चित्र इनका जो है वो सबसे पहले रॉयल एकेडमी में एग्जिबिट हुआ था, और इसमें भी जैसा कि काफ़ी घना अंधेरा है और एक नाव उस समुद्र में तैरती हुई नज़र आ रही है, और बादलों के बीच में से एक चांद की रोशनी, गोल चांद बड़ा सुंदर ही वो पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा है, और लगभग संपूर्ण चित्र में चारों ओर से अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, किंतु बीच में उस चांद की रोशनी में, चांदनी में हिचकोले खाती हुई नाव। अच्छा, इसमें भी जैसा कि हमने इनके शुरुआत में बात की कि प्रकृति के रौद्र रूप का इन्होंने अंकन किया, समुद्री दृश्यों का काफ़ी मात्रा में इन्होंने चित्रण किया। तो इसके अंदर भी ये जो है समुद्र के हिचकोले खाती हुई एक नाव का ही अंकन है, और काफ़ी अंधेरा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। पृष्ठभूमि में जहाँ अनंत आकाश में ये जहाँ समुद्र और आकाश मिल रहा है, हॉराइजन जिसको कहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल हल्की सी रोशनी चांद की और बिखरी हुई, जिसके द्वारा ही आकाश और समुद्र का भेद उत्पन्न होता है। और पानी की लहरें बहुत ही चमकदार और उछलती हुई, बिल्कुल वही भाव उत्पन्न हो रहा है जैसे नाव उस पानी में हिचकोले खा रही है। पानी का अंकन करना वैसे भी बड़ा तकनीकी दृष्टि से देखें तो बड़ा कठिन कार्य है, और वो भी समुद्री हिचकोले खाते हुए पानी का अंकन। लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठती हुई दिखाई दे रही हैं। नाव के अंदर एक रोशनी के रूप में एक कोई चीज़ है जिसको हम लालटेन की संज्ञा दे सकते हैं, और उसके अंदर बैठे व्यक्ति अपने आप को किसी तरह संयत करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्थिर करने का प्रयास करते आ रहे हैं, और नाव जो है बिल्कुल हिचकोले खाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह दृश्य इनका जो है प्रथम वह दृश्य है जो कि रॉयल एकेडमी में इनका प्रदर्शन हुआ। और उसके अतिरिक्त क्लेयर हॉल और क्लेसिस्पियर 1801 में ऑयल ऑन कैनवास ये चित्र है, डचेस बोट्स इन अ गेल, स्नो स्टॉर्म जो है ये भी एक तूफान
के बर्फीले तूफ़ान का दृश्य है, जिसमें किसी पहाड़ी इलाके में जो कुछ लोग हैं और तूफ़ान आ रहा है, आकाश में वो तूफ़ान बिल्कुल ऐसे ही छाया हुआ जैसे समुद्री लहरें हैं। तो ये सब दृश्य इन्होंने जैसा इनकी विशेष तरह की प्रकृति के रौद्र रूप को इन्होंने चित्रित किया है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे चित्र हैं जैसे डॉट और डॉट ब्रिज, द डॉट पेकर बोट फ्रॉम रॉटरडैम बिक्लेम्ड। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे समुद्री जहाज़ों का अंकन किया है, पाल वाले समुद्री जहाज़, परंतु यहाँ जो प्रकृति है उसका शांत रूप हमें दिखाई देता है। उसके अंदर वह तीव्रता या वह आवेग या वह रौद्र रूप इनका इसमें प्रकृति का नहीं नज़र आता। तो हम अगले लेक्चर में इनके कुछ और चित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।